भावी आईएएस पीसीएस अफसरों को मेरा सलाम। दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम से आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में नहीं मिल पाते होंगे। इसलिए मैंने द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करके उन्हें आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स मिलते रहे। आज का एडिटोरियल एनालिसिस मेंस के पेपर 2 से रिलेटेड है, जिसका शीर्षक है एशियाई सदी में भारत की दुविधाएं। तो लेख हाइलाइट्स देखते हैं। दोस्तों, जो उभरता हुआ एशिया है उसमें भारत का क्या अस्तित्व है और बहुध्रुवीयता में क्या भारत का अस्तित्व है, उसके ऊपर ये लेख है। तो मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। एक बार बहुपक्षवाद देख लेते हैं। दोस्तों, बहुपक्षवाद वो होता है जो विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच एक समन्वय स्थापित करता है। उनके बीच एक मौलिक नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनकी एक व्यवस्था होती है, उसे कहते हैं बहुपक्षवाद। इसका एक उदाहरण है यूएन, यूनाइटेड नेशंस की जो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य एक स्थायी और समावेशी बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था बनाना। तो बहुपक्षवाद में सभी राष्ट्रों के बीच समन्वय और सिद्धांत समान स्थापित रहते हैं। इसके बाद एशिया के संदर्भ में क्षेत्रीय विकास देखते हैं। तो एशिया का भू राजनीतिक और आर्थिक उदय किसके साथ मेल खाता है? तो यह है चीन के साथ। एशिया में दोस्तों आपको पता होगा चीन का बहुत ज़्यादा आक्रामक उदय हो रहा है। वो हर जगह अपनी घुसपैठ बना रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या और कोई कंट्री हो, सब जगह अपनी पहुंच बना रहा है और अपना प्रभुत्व बना रहा है। और बहुत ज़्यादा चीन डोमिनेट करने के मूड में है। तो भारत पे भी चीन ने काफ़ी कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार अन्य देशों के साथ भी उसने काफ़ी खींचातानी कर रखी है। तो एशिया में चीन का आक्रामक उदय हो रहा है। और दूसरी बात, यूक्रेन युद्ध, उससे भी एशिया काफ़ी प्रभावित हुआ है। अब देखते हैं जो पिछली एक ध्रुवीय दुनिया थी उसके लिए राइटर ने क्या विकल्प बताए हैं। तो दोस्तों, आप पहले एक ध्रुवीय दुनिया जान लीजिए क्या होता है। इसे इंग्लिश में यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि किसी एक देश का बाकी देशों के ऊपर प्रभुत्व हो जाना। जैसे कि यूएस का रहा है काफ़ी टाइम से, वो सब जगह डोमिनेट करता है, सबको अपने अंडर अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है। उसे कहते हैं एक ध्रुवीय दुनिया। या फिर आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि क्लास में कि कोई एक क्लास का मॉनिटर होता है, वो थोड़ा अपना उसका दबदबा होता है और वो बाकी बच्चों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। उस हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं कि एक ध्रुवीय दुनिया यानी कि एक देश का अन्य देशों पे जो प्रभुत्व रहता है, अन्य देशों पर जो दबाव बना के रखता है, उसे कहते हैं एक ध्रुवीय दुनिया। जैसे कि यूएस का रहा है और अब भी यूएस का काफ़ी है। तो इसके लिए राइटर ने क्या विकल्प बताए हैं, उसमें पहला है कि बहुध्रुवीय दुनिया बनाई जाए। जैसे कि रूस है, चीन है, जापान है, भारत है या अन्य जो छोटी छोटी शक्तियां हैं, उनका भी एक प्रभुत्व होना चाहिए। उन्हें अपने वैश्विक मंच पर खुद को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए और केवल एक ही देश का प्रभुत्व ना हो, अलग अलग छोटे छोटे और देश भी आगे आएँ और मिलकर अपना प्रभुत्व बनाएं। एक तो ये कहा है। दूसरी बात उस राइटर ने कही है कि चीन के प्रभुत्व वाला जो एशिया है, एशिया में क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभुत्व चाइना कर रहा है, तो चाइना जो है उसका भी विश्व व्यवस्था में काफ़ी योगदान है। इसलिए एक विकल्प चाइना भी हो सकता है। पर अगर चाइना प्रभुत्व वाला एशिया बन जाएगा तो वो इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ना तो वो जोग्राफिकली अच्छा है, ना ही पॉलिटिकली अच्छा है। तो ये दो विकल्प दिए थे राइटर ने। राइटर कहते हैं कि क्या बहुध्रुवीय एशिया भारतीय हितों के लिए उपयोगी होगा? तो यह वर्तमान विश्व व्यवस्था स्थिरता को दूर कर देगा। यानी कि अगर बहुध्रुवीय दुनिया या मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है तो उससे क्या होगा, यूनिपोलर वर्ल्ड या एक ध्रुवीय दुनिया जिसे कहते हैं वो समाप्त हो जाएगी। जैसे कि अभी अमेरिका की बहुत ज़्यादा प्रभुत्व बना हुआ है, वो कम होने लगेगा अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है तो। दूसरी बात है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनेगा, क्योंकि अगर बहुध्रुवीयता आएगी तो सभी देशों के बीच समन्वय स्थापित होगा और उससे शांतिपूर्ण अस्तित्व बनेगा, सबके बीच समानता बनेगी। तीसरा है कि 2021 में विदेश सचिव जो कि एचवी श्रृंगला हैं, उन्होंने कहा था कि भारत एक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को महत्व देता है, जिसके आधार हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान,
शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, ग्लोबल कॉमन्स तक सभी के लिए मुफ्त और खुली पहुंच। तो एक ध्रुवीय दुनिया के क्या निहितार्थ हैं? सबसे पहला है कि वित्तीय व्यवस्था जो है उसके खिलाफ विरोध होगा। जैसे कि वित्तीय व्यवस्था में यूएस के डॉलर का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है, उसका विरोध होगा अगर मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय दुनिया बनती है तो। दूसरी बात है वैश्वीकरण बढ़ेगा और व्यापार का शस्त्रीकरण जो है वो भी बढ़ेगा। तीसरा है रूस के खिलाफ प्रतिबंध और बदले में रूस द्वारा अपने एशियाई भागीदारों की मदद से बचने के प्रयास। तो अगर बहुध्रुवीय दुनिया बनती है तो रूस के खिलाफ जो है प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्योंकि वो यूक्रेन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है, और जो रूस अपने एशियाई भागीदारों से मदद ले रहा है उससे भी वो बच सकता है। चौथा है डॉलर आधारित व्यापार और स्विफ्ट जैसी पश्चिमी भुगतान प्रणाली को चुनौती मिलेगी, क्योंकि सभी जगह डॉलर ही चलता है विश्व के रुपयों में। यूरो भी उतना नहीं चलता है, सबसे ज़्यादा डॉलर का ही महत्व रहा है, तो वो भी कम होने लगेगा। और स्विफ्ट जो एक प्रणाली है, पेमेंट की प्रणाली है, वो भी कम होगी। पर भारत जो है एशियाई सदी में शामिल होने से क्यों बच रहा है, क्यों संकोच कर रहा है, वो देखते हैं। तो बार बार बदलाव की मांग के बावजूद भारतीय प्रतिष्ठान का विश्व व्यवस्था के प्रति गहरा यथास्थितिवादी दृष्टिकोण है। तो भारत का विश्व व्यवस्था के लिए अभी यथास्थितिवादी दृष्टिकोण है, यानी कि वो अभी ज़्यादा मल्टीपोलर या यूनिपोलर नहीं चाहता। तो यह एक अधिक लोकतांत्रिक, व्यवस्थित और नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था में विश्वास रखता है। भारत जो है वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित और शांतिपूर्ण, सहमतिपूर्ण परिवर्तन चाहता है। एकदम से भारतीय नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा हम मल्टीपोलर हो जाएं या यूनिपोलर रहें। तो वो भारत जो है वो व्यवस्था का धीमा, शांतिपूर्ण और सहमतिपूर्ण परिवर्तन पसंद करता है, जो अभी हो नहीं रहा है। तो स्थिर बहुध्रुवीयता के बिना एशियाई सदी इसे अमेरिका और चीन के प्रभुत्व वाली द्विध्रुवीय दुनिया से बदल दिया जाएगा, जिसमें अन्य लोग संतुलनकारी कारकों के रूप में काम करेंगे। तो अगर स्थिर बहुध्रुवीय बनती है, बहुध्रुवीयता मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है, तो अमेरिका और चीन के अलावा जो अमेरिका और चीन की द्विध्रुवीय दुनिया बनी हुई है उसका जो है विरोध होगा। द्विध्रुवीय दुनिया का अर्थ है जो दो पोल्स बन गए हैं, एक अमेरिका और चाइना। एक तरफ चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है एशिया में और दूसरी तरफ अमेरिका का तो पूरे विश्व में है ही। तो ये जो अमेरिका और चीन की जो द्विध्रुवीयता है वो थोड़ा कम होगी और अन्य लोग जो है संतुलन में आएंगे। दूसरा है चीन और अमेरिका के प्रभुत्व वाली द्विध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो है वो भारत के लिए एक बुरा सौदा है, क्योंकि भारत के लिए चीन जो है एक पड़ोसी विरोधी देश है। तो अगर चीन और अमेरिका मिल जाएंगे, अगर वो एक साथ हो जाएंगे, तो भारत के लिए तो ये बुरा है ही, वो और ज़्यादा भारत के लिए दुखदाई हो जाएगा। इसलिए बहुध्रुवीयता आनी चाहिए। यदि अमेरिका चीन को एक सहकर्मी के रूप में समायोजित करता है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि अमेरिका चीन के प्रभाव क्षेत्र को स्वीकार कर रहा है और यह महान शक्ति की राजनीति की वेदी पर भारत को हताहत बना सकता है। तो अगर अमेरिका चीन के साथ हो जाएगा, उसके सहकर्मी के रूप में कार्य करेगा, तो जो हमारे चीन से विवाद हैं वो नहीं सुलझ पाएंगे। जैसे LAC का विवाद है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और बाकी जितने भी हमारे चाइना के साथ विवाद हैं वो हमें सुलझाने में और दिक्कत होगी अगर अमेरिका चीन एक हो जाता। तो इसलिए राइटर का कहना है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड भी बनना चाहिए ताकि भारत उसमें अपना अस्तित्व बना सके और केवल अमेरिका चाइना का ही प्रभुत्व ना रहे। आगे का रास्ता वे फॉरवर्ड देखते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस हिंदी में PDF के साथ मिलता रहे। तो देखते हैं, भारत को एक एशियाई सदी के भू राजनीतिक मुकाबलों की कठोर विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन की बढ़ती भौतिक शक्ति, आर्थिक और सैन्य दोनों से लड़ने के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। तीसरा है बहुध्रुवीय दुनिया। भारत को हमारी बहुध्रुवीय दुनिया में सहकारी नेटवर्क प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। चौथा है भारत दोनों गुटनिरपेक्ष आंदोलनों से संबंधित है। दोस्तों, आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पता होगा, जिसे इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट
मूवमेंट भी कहते हैं। तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी एक गुट में ना रहना, या जैसे कि एक हो गया अमेरिका का गुट या एक हो गया रशिया का गुट, इस टाइप से जो किसी एक देश के अंडर, उस देश के प्रभाव में ना रहना, अलग रहना और तटस्थ रहना, किसी के अंडर ना रहना, उसे कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो वो भारत उससे संबंधित है जो उपनिवेशवाद के अपने अनुभव और लोकतंत्र के समुदाय को दर्शाता है। तो भारत ने कई देशों के साथ लोकतंत्र के रूप में अपने 75 वर्षों के अनुभव को साझा किया है। यहाँ पे आज का एडिटोरियल समाप्त होता है। दोस्तों, अभ्यास के लिए एक प्रश्न देख लीजिए। यदि पिछले कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी थे, तो अगले कुछ दशक अफ्रीका के होने की उम्मीद है। इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव की जांच करें। ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में है और आपको 10 अंक के हिसाब से लिखना है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखते हैं पिछली वीडियो का एमसीक्यू का सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके एक बार वीडियो देखिए, उसमें एमसीक्यू मैंने दिया हुआ है। अगर आप उसका एमसीक्यू पढ़ लेते हैं तभी आपको इसका आंसर समझ में आएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार वीडियो देखिए और एमसीक्यू एक बार रीड करिए और तब ये वाला आंसर देखिए। तो आंसर सी है। उसका कथन विश्लेषण देखते हैं। कथन एक सही है, जो कहता है कि ध्रुवीय भंवर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। आमतौर पर ध्रुवीय भंवर मजबूत और कॉम्पैक्ट रहता है, जिसका अर्थ है ठंडी हवा का द्रव्यमान उत्तरी ध्रुव पर रहता है, लेकिन कभी कभी यह कमज़ोर हो सकता है, एक लड़खड़ाते हुए शीर्ष की तरह, और जेट स्ट्रीम को प्रभावित करने के लिए फैलता है, जो ध्रुवीय भंवर के चारों ओर के वातावरण में तेज़ी से चलने वाली हवा का एक क्षेत्र है। दूसरा कथन देखते हैं, ये भी सही है। इसे भंवर शब्द से निरूपित किया जाता है क्योंकि यह एक तूफान की तरह वामाव्रत घूमता है। दोस्तों, आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यू देखते हैं। सरसा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सरसा हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। यह पंजाब में प्रवेश करती है और अंत में सतलज नदी में मिल जाती है। तीसरा है, यह सिख नेता गुरु गोविंद सिंह के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो सही ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं। ए में है 1, 2, 3, बी में है केवल 3, सी में है केवल 1, या डी में है 2 और 3 दोनों। दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप उसका पासवर्ड लिख लीजिए, जिसका पासवर्ड रहेगा एशिया इंडिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी द हिंदू के एडिटोरियल्स मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।